2017 के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं आज अपन को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और 2016 तक के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 2017 में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो मैंने क्या करा है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लिया है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि Which of the following statement is are true of the fundamental duties of the Indian citizen? Indian citizens के लिए जो fundamental duties दी गई हैं उसके लिए कौन सी चीज़ें सही है? A legislative process has been provided for the enforcement. अच्छा मुझे बताओ कि क्या जो fundamental duties हैं हम उसके लिए उसको किसी भी कोर्ट के द्वारा या फिर कहीं पे भी जाके enforce करा सकते हैं क्या? तो ये चीज़ गलत है। They are correlative duties. duties के correlative है तो ये भी गलत है। अगर आप नहीं करोगे, उनको परफॉर्म नहीं करोगे तो कानून में आपको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल है। देखो कोर मतलब फंडामेंटल मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोर होना। तो ये आपकी खुद का एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये आपकी ड्यूटी है कि आप रिस्पेक्ट करो नेशनल एंथम का। आप उन सोल्जर्स का जिन्होंने इस देश के लिए जान गंवाई है उन लोगों की रिस्पेक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए। तो ये ड्यूटीज़ हैं, लेकिन ये कभी भी लीगल ड्यूटीज़ वगैरह के कोरिलेटिव नहीं है, इन्फोर्स नहीं करी जा सकती फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखो, तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हम क्या करेंगे, नीदर 1 और 2, इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोनों गलत है तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। Which one of the following objective is not embodied इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक लिबर्टी और लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पे देख लो, ये लगा रखा मैंने, यहाँ पे देख लो, लिबर्टी किस चीज़ की है? लिबर्टी थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है और वर्कशिप की है। 5 चीज़ों की दे रखी है, याद रखना, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव और वर्कशिप। और यहाँ पर इकोनॉमिक लिबर्टी दे रखी है क्या? बिलीव की है, थॉट की, एक्सप्रेशन की है, वर्कशिप की है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक है क्या? नहीं है। तो हमसे पूछा गया है इनमें में से इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इकोनॉमिक आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन है, मैंने बोला था ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। तो देखो, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी की जो सुपीरियरिटी है ना, वो किस चीज़ में लाई करती है? तो वो इस चीज़ में लाई करती है कि द इंटेलिजेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। सही बात है। देखो, प्रियम्बल में भी ये पावर किसको दिया गया है? लोगों को दिया गया है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी जाती जो सरकार है। मैंने ये डायलॉग पहले भी बताया था कि अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी के लिए टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, लोगों के ही द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते हैं, आम जनता जो होती है, वो सुपीरियर, वो जितने अच्छे से अपने लीडर को चुनेगी तो उसी उनके इंटेलिजेंस पे, उनके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को, वो जाति को देख के वोट दे रही हैं, वो रिलीजन को देख के वोट दे रही हैं, या फिर वो एजुकेशन को वोट दे रही हैं, वो डेवलपमेंट को देख के वोट दे रही हैं, या फिर वो किसी और चीज़ को, सिक्योरिटी को देख के वोट दे रही हैं। तो जो उनकी इंटेलिजेंस और कैरेक्टर है वही जो डेमोक्रेसी होती है उसकी वैल्यूज़ बताती है। या फिर वो डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू किसके फैक्ट में लाया करेगा? ऑब्वियसली बात है, जो इंसान उनको चुन के लेकर आ रहा है, जो भी लीडर को चुन रहा है उनको। तो यहाँ पे इसका आंसर तो ये हो जाएगा। देखो, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन। डेमोक्रेसी की जो वर्च्यू है वो किसके अंदर लाया करता है? वो लाया करता है जिन लोगों के कैरेक्टर और इंटेलिजेंस में, जिन लोगों ने उनको चुना है, और वो कौन है? आम इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लो, द मैथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को अगर स्ट्रेंथन कर दोगे तो उससे डेमोक्रेसी की वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी। द सुपीरियर इंडिविजुअल एंड द डायनेमिज्म एंड विजन। सुपीरियर इंडिविजुअल से कुछ नहीं होगा, एक इंसान नहीं चुनता सरकार को, पूरे देश मिलकर चुनता है। अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। पार्टी वर्कर्स तो क्या होते हैं? प्रमोशन कर सकते हैं, वोट देने का काम जो होता है वो आम जनता के पास होता है। पार्टी वर्कर्स सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए। तो ये तीनों ही गलत हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सोचोगे तो आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने पहले वाले जो ईयर है उसमें ये क्वेश्चन करा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म क्यों हमने चूज करा है। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। तो हमने वहाँ पे जब हमने पेपर में करा था, जब इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास क्यों है, तो हमने वहाँ पे आंसर क्या करा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। तो सेम वही चीज़ है कि एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर कौन होती है? हमारी पार्लियामेंट, जो कानून को बनाती है। एग्जीक्यूटिव की होती है जो उसको लागू करती है, और जुडिशरी क्या होती है? जो उसको देख करती है, न्याय वगैरह करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। अपने भारत देश में ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर काम करती है। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड इट्स मोर एफिशिएंट। ऐसा कुछ भी नहीं है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम को चेंज कर सकते हो विदाउट इलेक्शन भी।
फिर बाद में इलेक्शन कराए जा सकते हैं, कोई भी मिनिस्टर होता है वो पीएम बन सकता है, बट शर्त इतनी है कि क्या है कि वो 6 महीने के अंदर उसको वापस से इलेक्ट होकर आना है, किसी भी मेंबर का किसी भी हाउस का उसको मेंबर बनना होता है, तो ये हमारी शर्त है। और इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा से आई थी, मनमोहन सिंह राज्यसभा से आए थे, तो वहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करा जाता, ठीक है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो अगर आपने राज्यसभा का इलेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो इसलिए ये भी नहीं है, तो तीनों ही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी? फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में क्या है? दे आर राइट जो है वो कोरिलेटिव है किसके साथ? ड्यूटीज़ के साथ। मिनर्वा मिल केस के अंदर ये चीज़ कही थी कि जो राइट्स हैं ना तो ड्यूटीज़ ऊपर है ना तो राइट्स पे, अगर देखा जाए दोनों में कंपैरिजन आएगा कि राइट और ड्यूटीज़ में कौन ऊपर थे, तो ऑब्वियसली बात है राइट है, लेकिन दोनों एक साथ एक दूसरे को कोरिलेटिव की तरह काम करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे हमेशा, तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। अब बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, तो ये चीज़ गलत है, राइट पर्सनल नहीं है, राइट सबके लिए होते हैं, ठीक है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन वो सब पे लागू होता है, अनटचेबिलिटी वो सब पे लागू होता है। राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। ड्यूटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ राइट इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत है। ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ड्यूटीज़ राइट, अगर अनटचेबिलिटी नहीं होगी तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी स्टेट में? वहाँ पे तो फिर और छुआछूत बढ़ने लग जाएगा, वहाँ पे तो गवर्नमेंट भी वो चुन के आएगी जो ऊपर मतलब जो अपर कास्ट को या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट कर रही हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो सारे गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखो एक बात मेरी सुनो, यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी बात करी थी कि मिनर्वा मिल केस की, देखो यहाँ पे 2017 तक के अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे अभी तक है ना कोई भी केस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिला, क्योंकि फिर मैं जब एक बार ऐसे पेपर सॉल्व करने का सोच रही थी तो मैं सोच रही थी कि ना केसेस भी बताने पड़ेंगे, तो मुझे केसेस भी प्रिपेयर करने, लेकिन यहाँ पे अभी तक भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन सीएपीएफ के अंदर जरूर बहुत सारे कोई केसेस पे क्वेश्चन थे, मिनर्वा पूछा है, वहाँ पे मिनर्वा मिल केस पूछा था, वहाँ पे केशवानंद भारती केस पूछा था। अगर अभी पेपर के अंदर मतलब अगर अभी अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर कोई केस आता है तो फिर वो मैं बता दूंगी, और अगर नहीं आता तो फिर कभी टाइम मिलेगा कोशिश करूंगी, तो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मेरे को पता है, मतलब मुझे भी सारे नहीं पता, लेकिन जितने मैंने प्रिपेयर करे थे उतने बता दूंगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, द माइंड एंड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड। आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, एन ए पालकी वालगा ने जो प्रियम्बल है उसको क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड कहा था, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो माइंड और मेकर्स, जो माइंड है मेकर्स का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का, वो किस में दिखता है? प्रियम्बल में दिखता है। तो प्रियम्बल ये वन वर्ड है, आपको याद होना चाहिए कि प्रियम्बल में दिखता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रख लेना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में नहीं, स्टेट बस प्रियम्बल में दिखना, बस इतना याद रख लो। माइंड ऑफ मेकर्स कहाँ पे दिखेगा? प्रियम्बल में दिखेगा, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले इसलिए लगाया गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सेलेक्ट करना है अपन को करेक्ट आंसर। एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना, अगर ये आंसर दे दिया फिर उसके बाद स्टार क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार क्वेश्चन होते हैं, तो उसके अंदर आता है। एडजर्नमेंट मोशन में आपको पहले भी करा चुकी हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आवर पे एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो मतलब एक भी क्वेश्चन में क्वेश्चन आवर के बारे में पूछा नहीं गया था। तो जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग स्टार्ट होती है उसका जो फर्स्ट आवर होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है। तो यहाँ पर इन तीनों के थ्रू ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पार्लियामेंट होती है वो अपना कंट्रोल किस पे करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो यहाँ पर इसका आंसर तीनों ही हो जाएगा, तो क्योंकि ये पार्लियामेंट में तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स है पार्लियामेंट के फंक्शनरी के, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजर्नमेंट मोशन में ऑलरेडी करा चुके हैं। क्वेश्चन आवर पर जो पहला आवर होता है पार्लियामेंटरी सिटिंग का वो होता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन जो उस पर लगातार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है हमारे पास, with reference to the Parliament of India, consider the following statement. Statement consider करना है। A private member bill is a bill presented by a member of the Parliament who is not elected but only nominated by the President of India। ये चीज़ एकदम गलत है। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो मिनिस्टर नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो ये सब इतना घुमाने की जरूरत ही नहीं है, इसको खत्म करते हैं। रॉन्ग है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। पार्लियामेंट्री बिल अभी तक भी जो प्राइवेट मेंबर द्वारा कोई भी बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है। रिसेंटली की तो सवाल ही नहीं उठता, तो बी भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विद वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। इक्वलिटी मतलब सब बराबर हो। सोसाइटी में इक्वलिटी कब होगी? जब किसी के पास भी प्रिविलेज नहीं हो। जैसे वोट देने का अधिकार, वो अंबानीज हैं, उनके पास अगर एक पर्सन, नीता अंबानी है सपोज मान लेते हैं, नीता अंबानी है, तो उनका एक, जब वो वोटिंग करने जाएंगे तो उनके एक वोट की वैल्यू भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी मेरे एक वोट की वैल्यू होगी। तो ये इक्वलिटी की बात हुई। तो यहाँ पे वो उनके पास इतना पैसा है, वो इतने प्रिविलेज्ड है, तो प्रिविलेज का अब्सेंस होना इक्वलिटी की बात करेगा सोसाइटी में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रिस्ट्रेन करना किसी भी चीज़ को, आइडियोलॉजी और कंपटीशन, ये सब
फालतू की बात है। इक्वलिटी तब होगी जब प्रिविलेज खत्म हो जाएगी, बेसिकली सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। इक्वलिटी सोसाइटी में तभी आती है, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल और जस्टिस। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द DPSP बाय द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए DPSP में से कौन सा ऐड करा गया था। सिंपल सी चीज़ है, देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, शायद ये 39 है, एक बार इसको चेक करना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A ये चीज़ है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस 39 है। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड द ह्यूमन कंडीशन टू वर्क ऑफ वर्क टू वर्कर्स आर्टिकल 42 है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा 42nd अमेंडमेंट द्वारा करा गया था। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। देखो टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39 को ऐड करा गया था। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर आर्टिकल 39A को। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A, और इसके अंदर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A। तो अब इनमें से आप चेक कर लो कि कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 43A। इसको ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 द्वारा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है, राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, ये डायरेक्टली नहीं है, वापस से जैसे क्वेश्चन सब थोड़े से पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसको फिर भी अगर समझेंगे तो हो जाएगा। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स आर द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, कि मुझे अनटचेबिलिटी का राइट है, मुझे एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट है, वो स्टेट से गवार कर रहा है, स्टेट से बोल रहा है कि मेरे पास ये राइट है, इंडिविजुअल के राइट है, वो ना कि स्टेट के। तो ये चीज़ गलत है। राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स प्रिविलेज है सिटीजन की, ना कि स्टेट की, तो ये भी गलत है। राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, वही चीज़ बोल रही हूँ कि हमारे पास ये अधिकार कि हम अनटचेबिलिटी के बाद के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे पास ये राइट है कि हम फोर्स लेबर के खिलाफ, हमारे पास ये राइट है कि हम फोर्स लेबर के खिलाफ, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए, हम बात कर सकते हैं कि हमारे अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। हमारे पास ये सारे राइट है। हमारे पास ये राइट है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी, तो सिटीजन्स के राइट है अगेंस्ट द स्टेट, तो ये चीज़ सही है। राइट्स आर द प्रिविलेज ऑफ द फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मैनी, तो ये गलत है। फ्यू सिटीजन किसको, संविधान ने बोला क्या जो राजस्थान में रहेंगे उनको प्रिविलेज मिलेगा, या फिर जो कलकत्ता में रहेंगे उनको प्रिविलेज मिलेगा, या फिर जो दिल्ली में रहेंगे सिर्फ उनको प्रिविलेज मिलेगा, उनको ही राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है और किसी और को नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। फ्यू सिटीजन्स तो कभी भी नहीं आएगा, सबके लिए, पूरे भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए ये अधिकार है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, तो ये चीज़ देखो फेडरलिज्म नहीं है। फेडरलिज्म समझ रहे हो ना, फेडरलिज्म मतलब होता है कि स्टेट और सेंटर के पास इक्वल पावर होना। यहाँ पे इक्वल पावर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे सेंटर का और स्टेट का दोनों का इक्वली मजबूत होना। यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत का मतलब ही ये था कि जो डेमोक्रेसी है वो ग्राउंड लेवल तक जानी है, तो ये चीज़ हो जाएगा इसका आंसर। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, तो ये चीज़ गलत है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी गलत है, वहाँ पे पंचायती राज होते हैं, वो उनके द्वारा लोकल लोगों द्वारा चुने जाते हैं और वहीं पे चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करी जा सकती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहीं पे इस पार्ट को खत्म करती हूँ। देखो इजी क्वेश्चंस थे, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन जरूर थे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी इसके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।